जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव इजी रेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिस तरह क्लास अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को कहीं परेशान नहीं हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी समस्या होती है, कहीं भी समझने में दिक्कत आती है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर आपका कमेंट पढ़ के मैं आपकी सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। तो आज उस दिन हम लोकसभा के बारे में बताए थे कि लोकसभा में कौन से सीट होते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना होते हैं और अभी हाल फिलहाल में कितना सीट होते हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा में 552 सीट मैक्सिमम होता है और अभी कितना है फिलहाल में 545 सीट। मगर इलेक्शन कितने पे होता है? 543 सीट पे इलेक्शन होता है। आप ये बात जानते हैं। तो देखिए, अब लोकसभा बताते हैं। लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस। लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस। पर लोकसभा को क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस नहीं कह सकते हैं। इट कैन बी डिजॉल्व। लोकसभा इज ऑल्सो नॉन एज लोअर हाउस। इसीलिए लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो लोकसभा क्या है? परमानेंट हाउस नहीं है। ये कभी भी डिजॉल्व हो सकता है। मान के चलिए मतलब कि बहुमत में सरकार है। मतलब होता है ना कि 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाया हुआ है, ठीक है। तो 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाया हुआ है और कभी क्या हुआ कि कोई एक पार्टी वहां से हट गया। तो जैसे हट गया तो वो मेजोरिटी से बाहर हो गया। मेजोरिटी से जब बाहर हो गया तो जाहिर सी बात की सत्ता गिर जाएगा। इसी वजह से सत्ता गिर जाता है कभी कभी। तो क्या होता है? लोकसभा डिजॉल्व हो सकता है। इसीलिए लोकसभा को क्या कहते हैं हम? लोअर हाउस। यही इसी कारण से इसको लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और लोकसभा का जो टेन्योर होता है, मतलब लोकसभा के में जो लड़ते हैं, चुनाव जो लड़ते हैं, एमपी जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का टेन्योर होता है। और आप रिकॉल कीजिए, राज्यसभा के सांसद का टेन्योर कितना होता है? एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राज्यसभा के संसद का ये टेन्योर होता है 6 ईयर। 6 ईयर होता है राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उसका टेन्योर 6 ईयर्स होता है, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 330 एक स्पेशल आर्टिकल है, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा। ये शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए जो है ना, इन लोगों के लिए आर्टिकल 330 संविधान इजाज़त देती है, संविधान उसका अथॉरिटी देती है इन लोगों को कि एससी के लिए आपको 84 सीट रिजर्व रहता है और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व रहता है। ये आर्टिकल 330 में रहता है, ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आर्टिकल 300 मतलब कि एससी को 84 सीट मिला है तो किस आर्टिकल के तहत मिला है। तो आपको अगर पता रहेगा तो आर्टिकल बोल दीजिएगा। आर्टिकल 130, आर्टिकल 330 फिर देखिए, आर्टिकल 331, 2 एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। हम बोले थे ना कि आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। आपको बताए थे कि 2 एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, आप बताए थे, आप उसको रिकॉल कीजिए। एंग्लो इंडियन वही जो कि ब्रिटिश हम लोग का शासन, हम लोग के यहाँ पहले ब्रिटिश शासन था, मगर ब्रिटिश चले जाने के बाद कुछ अंग्रेज यही रह गए और यही का सिटीजन बन गए। तो उन्हीं लोगों में से किसी 2 अंग्रेज को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है एमपी के लिए, उसी के बारे में। और ये आर्टिकल 331 के तहत जो है ना, इसको 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। अब भी तो इसको खत्म कर दिया गया। अब पूरा का पूरा जो है ना, तो इलेक्टेड होता है। पहले 2 पे नहीं होता, तो अब क्या होता है? टोटल इलेक्टेड होता है। वो 2 सीट पे अभी नहीं हो रहा है, उसपे भी हो ही जाएगा। मगर अभी मतलब इसको हटा दिया गया है। इसका भी नया नया हाल फिलहाल में अमेंडमेंट हुआ है और इसको टू एंग्लो इंडियन को हटा दिया है। अब भाई, अगर आप इसको चाहेंगे तो आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छी तरह से समझ के। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि लोकसभा मेंबर आर इलेक्टेड टू ए पीपीएस सिस्टम के थ्रू इसका होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके थ्रू इसका इलेक्शन होता है। इसी के थ्रू लोकसभा मेंबर का, एमपी का जो इलेक्शन होता है, इसी तरह इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और अब राज्यसभा का संसद और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, उसका कैसे रहता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उन लोग का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट होता है तो क्या होता है उसका? PR विद STB सिस्टम। जब आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे ना, तब आपको बताएंगे PRSTB सिस्टम किसको बोलते हैं, या इसके बारे में आपको डिटेल में उसमें बताएंगे, ठीक है भाई। अभी आप फिलहाल इतना जानिए, ठीक है। इसका APPS के थ्रू होता है। और APPS तो जानते हैं कि अगर 2 MP चुनाव लड़ रहा है और उसमें से किसी एक MP का, जिस MP का ज़्यादा वोट आ गया, जिनके तरफ ज़्यादा वोट किया, जिन लोगों ने ज़्यादा समर्थन किया, पब्लिक ने जिनकी तरफ ज़्यादा समर्थन किया, ज़्यादा सपोर्ट किया, तो वो जीत जाता है वो MP। तो वही उसी को बोलते हैं APPS सिस्टम, राइट। चलिए ठीक है। तब अब होता है ऑर्डिनेंस बिल, एक साधारण, इसको हिंदी में बोला था साधारण विधेयक। ये साधारण विधेयक आता है, पहले किस आर्टिकल, इसको याद रखिएगा। साधारण विधेयक आर्टिकल 107 में आता है। किस में आता है? 107 में साधारण विधेयक आता है आपका। इसमें जो है ना, साधारण विधेयक 107 में आता है। हाँ, तो साधारण विधेयक जो है ना, इसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। वो आर्टिकल 107 में आता है। कोई भी विधेयक आता है जैसे, उसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कोई भी बिल में
किसी भी हाउस में आ सकता है आपका, चाहे तो लोकसभा, LS मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखें उसको आप लोकसभा समझिए, RS है तो उसको राज्यसभा समझिए। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में ये बिल आ सकता है आपका, ऑर्डनरी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है। इसका फर्स्ट रीडिंग मतलब लिखें कि फर्स्ट रीडिंग इसका 3 बार डिबेट होता है। पहली फर्स्ट रीडिंग में कुछ इसका टाइम दिया था आपको, जब हम क्वेश्चन आवर पढ़ाएंगे ना तो उसमें डीपली पढ़ाएंगे। फर्स्ट रीडिंग जो होता है उसमें बिल पढ़ा जाता है, कोई बिल है उसको रीड करने के लिए सबको फोटोकॉपी दिया जाता है कि उस बिल को आप पढ़िए, सब MP उसको पढ़ता है। सेकेंड रीडिंग में फिर सेकेंड रीडिंग में पूरा हो हल्ला दिस दैट होता है ना, कोई देखते कुर्सी पीट रहा है, कोई किच पढ़ रहा है, मतलब आप देखते हो कभी संसद भवन का आप कभी देखिएगा यूट्यूब पे, तो उसमें दिखाएगा कि कैसे नेता लोग इधर कुर्सी फेंकता है उसके ऊपर ही फेंकता है, मतलब पूरा तरह का एक तरफ से झगड़ा झट करता है। तो वो होता है सेकंड रीडिंग, ठीक। वोटिंग भी आपका सेकंड रीडिंग ही होता है। मेन होता है क्या कि इसमें पूछा जाता है कि किस रीडिंग में आपका वोटिंग होता है, कोई भी बिल अगर पास होता है तो किस रीडिंग में वोटिंग होता है, तो आप बोलिएगा सेकेंड रीडिंग में वोटिंग होता है। दोनों का, लोकसभा का भी सेकेंड रीडिंग में, राज्यसभा का भी सेकेंड रीडिंग में ही वोटिंग होता है। ये हाउस जिस ऑर्डिनरी बिल जिस भी हाउस में भी आएगा उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। जैसे मान के चलिए लोकसभा में ये आया तो इसको हम फर्स्ट हाउस बोल देंगे, और मान के चलिए लोकसभा में आके पहले राज्यसभा में आ गया तो हम इसको फर्स्ट हाउस बोलेंगे, तब ये सेकंड हाउस हो जाएगा। अगर इसमें आ गया तो इसको फर्स्ट हाउस बोलेंगे, तब ये सेकंड हाउस हो जाएगा। इसी तरह होता है, ठीक है। अब देखिए हम एगो बताते हैं CAB, जिसको हम जैसे CAB क्या है, आप इधर सुने होंगे कि CAB आया है। CAB यही है, CAB कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन अधिनियम। ये आता है किस आर्टिकल में भाई, आर्टिकल आता है 360 में आता है, आप इसको नोट कर दीजिएगा। ये बिल जो है ना, दिस बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस, ये कोई भी हाउस में आ सकता है। आप चाहे तो लोकसभा इसे ला सकता है, चाहे तो आप राज्यसभा ला सकता है, कोई भी हाउस इस बिल को ला सकता है, ठीक है। फिर दिस बिल पासेज थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, ये बिल जो पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के तहत पास होगा। आपको पता है स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, जिसमें कि 50 प्लस 1%, 50% से मतलब एबव हाउस में प्रेजेंट रहना चाहिए। फिर उसमें से 2/3 ने अगर वोट कर दिया तब इस मेजोरिटी के तहत पास होता है। तो बोले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही पास होता है, ठीक है। इवन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन, इसमें ज्वाइंट सेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ज्वाइंट सेशन पहले होता क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये ज्वाइंट सेशन हम उसको कहते हैं जो कि मान के चलिए लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, ठीक है, फिर वो राज्यसभा आया, राज्यसभा में डिबेट डिस्कशन हुआ, फिर सेकंड रीडिंग में वोटिंग हुआ, वोटिंग में ये बिल पास नहीं हुआ। स्पेशल मेजोरिटी के तहत पास होना चाहिए, 2/3 को वोट करना चाहिए था, जितना भी हाउस में प्रेजेंट रहता मेंबर, मगर उतना नहीं हुआ वोट, तो ये बिल पास नहीं हुआ। तो क्या हो गया, इसके लिए फिर ज्वाइंट सेशन करना पड़ेगा, मतलब पास नहीं हुआ, फिर दोबारा ये जो है ना लोग पास नहीं हुआ, तो फिर चला गया आपका डायरेक्ट लोकसभा हाउस चला गया, फिर लोकसभा पास करे, फिर यहाँ पे पास नहीं हुआ। तो अब इन दोनों के बीच विवाद हो गया, राज्यसभा बोला कि यहाँ पास होएगा नहीं, लोकसभा बोल रहा है कि आप इसको पास कीजिए। तो इन लोगों के बीच, अगर इन दोनों के बीच विवाद मतलब डिस्प्यूट हो गया, तो अब जब डिस्प्यूट हो गया तो इसके लिए प्रेसिडेंट को अनुमति है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ये इन दोनों के बीच एक ज्वाइंट सेशन कराना चाहिए। मतलब इसका लोकसभा का जितना मेंबर और राज्यसभा का जितना मेंबर है, इसका एक सब कोई एक जगह बैठेगा, ठीक है। सब दोनों का MP राज्यसभा का लोकसभा का एक जगह बैठेगा, फिर स्पेशल मेजोरिटी के तहत इस बिल को पास करेगा, हाँ। दोनों का तरफ से स्पेशल में दोनों का MP बैठेगा, लोकसभा का राज्यसभा का। अगर दोनों के सांसद ने स्पेशल मेजोरिटी के तहत पास कर देता है कोई भी बिल, इस सिंपल मेजोरिटी के तहत पास कर देता है, तो वो बिल पास होता है ज्वाइंट सेशन। मगर इस कंडीशन में, CAB के कंडीशन में, दोनों हाउस को पास करना होगा। मान के चलिए लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो क्या होगा आपका, फिर ये बिल पास नहीं होगा। ये बिल क्या होगा आपका, CAB वाला बिल पास नहीं होगा। आप जानते हो अभी CAA का मुद्दा चल रहा है, तो CAB जो बिल लाया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और फिर प्रेसिडेंट इसको सिग्नेचर भी कर दिया। तो क्या हुआ, फिर बाद में ये कौन सी बन गया, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी राष्ट्र अगर दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर कर देता है उस पर, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। तो आप समझ होंगे ज्वाइंट सेशन किसको कहते हैं। चलिए ठीक है, अभी थैंक यू वेरी मच।